एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की सीरीज़ में जो कि यूपीएससी से लेके क्लरिकल तक के हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और स्पेशली जो फॉरेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है उसको देखते हुए मैं टॉपिक वाइज सारे टॉपिक्स ला रहा हूँ। तो फ्रेंड, बट इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल एग्ज़ाम्स, वेदर इट इज़ यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एचसीएस और एनी एल्स एग्ज़ाम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर 5 है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले हमें देखना होगा कि फॉरेस्ट की बात की गई है, रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जैसा कि हमारा टॉपिक सजेस्ट कर रहा है। तो पहली बात तो फॉरेस्ट क्या होते हैं? जंगल होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो इसको इन डिटेल कि कौन सा फॉरेस्ट कितना है, कहाँ पे है, किसका कितना यूज़ कर सकते हैं, कितना लैंड एरिया स्क्वायर किलोमीटर में है, परसेंटेज में, ये सब मेरे सेकंड लेक्चर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वाला जो लेक्चर है उसमें जाके आप डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन बार बार उसका रेफरेंस आएगा, इसलिए मैं बता दूं कि उस इम्पोर्टेंट चैप्टर को मिस कतई मत कीजिएगा। चाहे इसको देखने के बाद उसको देखिए या उसको देख लीजिए फिर इसको देखिए, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात हुई ब्रिटिश रूल के टाइम में फॉरेस्ट को कैसे क्लासिफाई किया गया। यहाँ सब कुछ शॉर्ट में बताया है, डिटेल में इसको कि कब आई पहले फॉरेस्ट पॉलिसी, फिर फॉरेस्ट का रिकग्निशन कब हुआ, इसकी इंपॉर्टेंस कब जाना, ये सब उस लेक्चर में मिल जाएगा, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वाले लेक्चर में। तो 3 तरह के हमारे फॉरेस्ट क्लासिफाई किए ब्रिटिशर्स ने: रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा क्लासिफिकेशन इसका कि फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन ओनरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्राइवेट फॉरेस्ट होते हैं, स्टेट फॉरेस्ट होते हैं, कम्युनिटी फॉरेस्ट होते हैं। इसमें एज सच कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। तो अब एक एक देख लेते हैं हम लोग। जो ब्रिटिश रूल के टाइम क्लासिफिकेशन था उन तीनों को एक एक देख लेते हैं। जैसे रिजर्व फॉरेस्ट, इसमें 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है, जिसे हम लोग TFA भी बोलते हैं, मैंने शॉर्ट्स भी यूज़ किए हैं, शॉर्ट टर्मिनोलॉजी भी आगे वीडियो में, क्योंकि देखिए फ्रेंड, एक जगह लिख देना अंडरस्टूड होता है, बाकी जगह शॉर्ट में आप लोग समझ सकते हैं। तो TFA मैंने बहुत जगह रेफ़र किया है। टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है उसका 53% जो है रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है। ये गवर्नमेंट के डायरेक्ट अंडर सुपरविजन में, मतलब गवर्नमेंट इसकी ख़ास तौर पे निगरानी करती है कि कोई भी मतलब बहुत स्पेशली इसको सुपरवाइज किया जाता है, मतलब स्ट्रिक्ट प्रोविजन है इसके, इतना जान लीजिए इन जनरल। तीसरा, इसमें पब्लिक एंट्री बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, खासकर कमर्शियल पर्पस या कह लीजिए कैटल ग्रेजिंग वगैरह के लिए। ठीक है। अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है फ्रेंड, रिजर्व फॉरेस्ट से एक नीचे की डिग्री पे मान लीजिए आता है, कैटेगरी में आता है। मतलब इसकी भी गवर्नमेंट देखभाल करती है, लेकिन इसकी देखभाल करती है, निगरानी नहीं। निगरानी तो एक सुपरविजन ये हो गया कि यार कोई बाहर का अंदर तो नहीं चला गया। जैसे आप क्या करते हैं, घर की अपनी निगरानी करते हैं, कोई चोर तो नहीं आ गया, ये नहीं हो गया, वो नहीं हो गया, मतलब निगरानी एक स्ट्रिक्ट प्रोविजन। और केयर मतलब देखभाल, कि कोई चीज़ ख़राब ना होने पाए, एक सस्टेनेबली, और कोई उससे बेनिफिट ले रहा है तो लेता रहे। तो उसी तरह से 29% जो फॉरेस्ट है वो हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, जो कि गवर्नमेंट केयर के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसको केयर क्यों बोला, सुपरविजन क्यों नहीं बोला, ये देख लीजिए। क्योंकि लोकल पीपल को अलाउड होता है कि वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो कि फॉरेस्ट से मिल रहा है, मतलब टिम्बर हो, फ्रूट्स हो, या जो भी हो, वहाँ की ट्रीज हो, उन फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट कर सकते हैं। एनिमल भी अपनी ग्रेजिंग करवा सकते हैं, लेकिन कोई सीरियस डैमेज नहीं होना चाहिए। सीरियस डैमेज समझ रहे हैं, पता चला है कि स्पीशीज़ ही कम होती जा रही है एक ट्रीज़ की, या कोई चीज़ ऐसी, मतलब पता चल रहा है तो अगर ग्रेजिंग चलती रही तो एक्सटिंक्शन पे आ जाएगा, ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो हर चीज़ सस्टेनेबली होनी चाहिए। तो इसलिए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कुछ चीज़ें अलाउड हैं।
अब अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट फ्रेंड, ये देश के 18%, मतलब देश के क्या, मतलब देश का जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसका 18%। ये अनक्लासिफाइड होते हैं, इसको क्लासिफाई नहीं किया जाता, और यहाँ पे ट्री कटिंग या ग्रेजिंग कैटल पे एकदम छूट है, मतलब नो बैन, कोई बैन ही नहीं है। जो आप देखते हैं पेपर मतलब पेड़ कट के आते हैं, ये कॉपी बन रही है, बुक्स बन रही हैं, ये सब भाई आफ्टर ऑल ट्री से ही तो सब कुछ लिया जा रहा है। तो ये सब क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से ही ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग फॉरेस्ट कवर एक समरीली देख लेंगे, क्योंकि इसका थोड़ा सा आगे यूज़ है इसलिए देख लेंगे। मेनली मैंने बार बार आपको जिक्र कर रहा हूँ कि सेकंड लेक्चर ज़रूर देखिए, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 2021, क्योंकि बिना उसके ये लेक्चर अधूरा है, क्योंकि मेन चीज़ें सारी वहाँ डिस्कस की जा चुकी हैं, उनको यहाँ रिपीट करना दैट्स ऑफ नो यूज़, वेस्टेज ऑफ टाइम। तो यहाँ पे सिर्फ रेलेवेंट चीज़ों का जिक्र होगा। तो देखिए, जैसे समरीली बता दें आपको कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट कितना कितना है। देखिए 3.04% जो है टोटल जोग्राफिकल एरिया का, मतलब जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है वो वेरी डेंस फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है। उसके बाद मॉडरेटली कम घने, थोड़े से कम घने जो हैं मीडियम रेंज में जो आते हैं वो 9.33, और उससे नीचे ओपन फॉरेस्ट जो 9.34 है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है मॉडरेटली और ओपन में। इनफैक्ट ये समझ लीजिए कि 1,00,000 स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड वेरी डेंस फॉरेस्ट है। 3,06,890, मतलब 3,07,000 के अराउंड ही मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है। लेकिन 7,000 से जैसे ही थोड़ा सा ऊपर होता है 120 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, तो वो ओपन फॉरेस्ट, मतलब थोड़ा सा ही फ़र्क है दोनों में, इसीलिए 0.01 का फ़र्क है। और टोटल फॉरेस्ट कवर जो है हमारे इंडिया का वो 21.71 है, 21.71 है। ठीक है, और ट्री कवर की बात करेंगे तो वो 2.91% है। इसीलिए जब हम लोग ओवरऑल फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं तो उसमें ट्री कवर इंक्लूडेड होता है, जिसको इंक्लूड करके देखा जाएगा तो 21.71 और 2.91% को जोड़ा जाए तो 24.62%। जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि टोटल फॉरेस्ट कवर सिर्फ पूछा जाता है तो आप 21.71% करेंगे। अगर ट्री कवर इंडिया का पूछा जाए तो राउंड ऑफ में 3% के आसपास याद रखिएगा, 2.91% है। और जब ये पूछा जाए ओवरऑल फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया, मतलब टोटल कंप्लीट जिसमें ट्री को इंक्लूड करके, तो वहाँ पे 24.62%, 24.5% से ऊपर है। ठीक है फ्रेंड, ये हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में भी डिस्कस किया, वहाँ भी देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि फॉरेस्ट की डेफिनेशन, चूँकि रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो पहले फॉरेस्ट क्या होता है ये तो जान लें। तो देखिए, फॉरेस्ट की एज सच कोई क्लियर कट डेफिनेशन नेशनली एक्सेप्टेड नहीं है, मतलब हमारे भारत राष्ट्र के लेवल पे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई इसकी डिफाइन नहीं किया है। उसने कहा है, उसने हाँ इतनी अथॉरिटी दे दी है हर स्टेट को कि आप अपनी फॉरेस्ट की एक डेफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि 1996 में TN गोदावर्मन थिरुमुल्कपाद इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो स्टेट का प्रेरोगेटिव है, मतलब विशेष अधिकार है कि वो किसी भी लैंड को फॉरेस्ट के तौर पे डिफाइन करे, मतलब स्टेट को पूरी अथॉरिटी दी गई थी इस जजमेंट के तहत। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीज़न में ये भी कहा था कि फॉरेस्ट का मतलब वो लिया जाएगा जो डिक्शनरी मीनिंग है। ठीक है, जो डिक्शनरी का इसकी मीनिंग है। ठीक है, डिक्शनरी में जो आप मीनिंग फॉरेस्ट का पढ़ते हैं वही होगा। ठीक है, अब इसमें फॉरेस्ट में सब कुछ इंक्लूडेड है, रिजर्व्ड हो, प्रोटेक्टेड हो, अनक्लासिफाइड हो, क्लासिफाइड, सब कुछ आपका फॉरेस्ट में आ जाएगा। अब ये तो आपने जान ली डेफिनीशन। अब थोड़ा सा
चूँकि डेफिनीशन जाना है तो किस तरह से क्लासिफिकेशन है, किस आधार पे क्लासिफिकेशन है, ये सब जानने के लिए थोड़ा सा हम ये जानेंगे पहले कि फॉरेस्ट्री रिपोर्ट 2021 क्या कहती है। तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 ने पहली बार एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या की, ये मैंने उस लेक्चर में भी डिस्कस किया, यहाँ पे और एम्फेसाइज हो गया आपका कि जो टाइगर रिजर्व है, टाइगर कॉरिडोर है, या जो लॉयन का जो नेचुरल हैबिटेट है गुजरात के गिर फॉरेस्ट एरियाज़ में, इन तीनों जगह पे एशियाटिक लॉयन का इन तीनों एरियाज़ में पहली बार फॉरेस्ट एरिया के तौर पे असेसमेंट हुआ है। किसके तौर पे? देखिए, टाइगर की काउंटिंग, लायन की काउंटिंग ये तो होती है, लेकिन फॉरेस्ट एरिया इनमें क्या भाई, फॉरेस्ट ही में तो रहते हैं ये सब। तो फॉरेस्ट एरिया के तौर पे इनको फर्स्ट टाइम एसेस किया गया है, पहली बार एसेस किया गया है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, 2021 में किया गया है। इसी के तहत जब इस असेसमेंट किया गया तो उसमें एक चीज़ नोटिस की गई कि 2011 से 2021 के बीच में जो फॉरेस्ट एरिया है ना, इन एरियाज़ का, टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर या गिर फॉरेस्ट का, इसमें टाइगर कॉरिडोर का जो एरिया है वो तो थोड़ा बढ़ा है, 37.15 स्क्वायर किलोमीटर, जिसे कह सकते हैं परसेंटेज में लेस देन 50.5%, मतलब 0.32% एग्जैक्टली। और ये तो बढ़ा है थोड़ा सा टाइगर कॉरिडोर, लेकिन टाइगर रिजर्व में फॉरेस्ट एरिया थोड़ा सा घटा है, बहुत माइन्यूटली घटा है, लेकिन घटा है, घटना नहीं चाहिए, 0.04%, क्योंकि इसीलिए तो हम सर्वे कर रहे हैं कि उसको आगे इम्प्रूव कर सके। अब आपको फ्रेंड बता देंगे, आप सोच रहे होंगे यार ये टाइगर कॉरिडोर, टाइगर रिजर्व, ये क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड आपको बताना चाहूँगा, टाइगर कॉरिडोर जो होता है, जैसे टाइगर क्या होते हैं, एक फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हैं, दूसरा फॉरेस्ट एरिया नियर बाई है, तो उनके लिए एक कॉरिडोर गलियारा बनाया जाता है उनको लिंक करके, कि टाइगर जो है एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ईजिली जा सके और कंफर्टेबल सिचुएशन, उन्हें लगे कि हम एक ही जगह मूव कर रहे हैं, उन्हें यह ना लगे कि बीच रोड से जाना पड़ रहा है, या ह्यूमन का जहाँ पे इंटरेक्शन है, जो ह्यूमन पॉपुलेटेड एरिया, वहाँ से गुजर, तो ये ना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिल सके उनके हैबिटेट को, समझ गए। इसको ये कह सकते हैं, टाइगर कॉरिडोर को इज अ स्ट्रेच ऑफ लैंड लिंकिंग टाइगर हैबिटेट्स, एक टाइगर हैबिटेट को दूसरे से लिंक करना और टाइगर के मूवमेंट को अलाउ करना, उनके प्रे हैं जिनको वो शिकार करते हैं उसके लिए वो आते जाते हैं, वाइल्ड लाइफ है, इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है फ्रेंड। अब इसके साथ साथ टाइगर रिजर्व तो देखिए डिक्लेयर किए जाते हैं, किसी भी नेशनल पार्क में उठा लेंगे, उसके अंदर एक टाइगर रिजर्व एरिया डिक्लेयर किया जाएगा, तो टाइगर रिजर्व छोटा हुआ, टाइगर कॉरिडोर बड़ा एरिया हुआ, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आपको ये बताना चाहूँगा मैं कि जैसे इस वक्त में इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व हैं, ये आपको पता होना चाहिए, 54 है, और लेटेस्ट कौन सा है, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश का जो है, जो कि 2022-23 में, कह सकते हैं 22 में, जिसको डिक्लेयर किया गया है, और ये उत्तर प्रदेश का चौथा भी है, ये भी फैक्ट याद रखना है। अब जब चौथे की बात हुई है तो क्या ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं हो जाता, लगे हाँ तो चारों टाइगर रिजर्व जान लेना उत्तर प्रदेश के, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही आप वन दरोगा का एग्ज़ाम देंगे फॉरेस्टर का, तो क्या बिल्कुल इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। आगे भी डिस्कस करेंगे, टाइगर रिजर्व हमारे सिलेबस में है, लेकिन यहाँ पे जब जिक्र आया है तो एक बार डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहला आप जान लीजिए दुधवा टाइगर रिजर्व है, जो कि 1987-88 में प्रोजेक्ट टाइगर की यहाँ शुरुआत हुई थी, और इसको नोटिफाइड टाइगर रिजर्व के तौर पे 2007 में किया गया है। उसके बाद अमनगढ़ बफर जोन है, मतलब एक जोन से, एक नेशनल पार्क से दूसरी तरफ जाने के बीच का बफर जोन, इसको भी डिक्लेयर किया गया है, ये 2012 में डिक्लेयर किया गया है। उस पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इसे 2014 में डिक्लेयर किया गया है, और फाइनली द लेटेस्ट वन द रानीपुर टाइगर रिजर्व, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो कि 2022 में डिक्लेयर किया गया है। अब ये तो आपका 54th टाइगर रिजर्व है। अगर मैं कहूँ 53rd कौन सा था, इसका सेकेंड लास्ट, देखिए हमेशा लास्ट के 2-3 इंपॉर्टेंट होते हैं, 3 नहीं भी तो 2 पता होने चाहिए। तो इससे पहले राजस्थान का रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, जो कि 2022 में वो भी डिक्लेयर किया गया था, और उसी के बाद रानीपुर वाला डिक्लेयर किया गया। और
इसके साथ साथ आपको फ्रेंड, जब टाइगर की बात इतनी ज़्यादा हो रही है तो टाइगर के और इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। टाइगर को क्यों हम इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, क्यों 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ। एक तो ये प्रीडेटर होता है, इकोसिस्टम का एक मतलब की स्पीशीज़ है में काउंट होता है। दूसरा क्या है फ्रेंड, ये 80% जो वर्ल्ड के टाइगर हैं उनका हैबिटेट इंडिया में ही है, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब चलिए हम लोग बहुत कुछ इसके बारे में हाँ, कॉर्बेट जैसे बता दें आपको थोड़ा सा, जैसे राजा जी नेशनल पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो कॉरिडोर को ऐसे समझ भी लीजिए, गलियारा बता तो दिया, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक डेवलपमेंट हुआ कॉरिडोर का, वो बना आपका राजा जी कॉर्बेट मिला के। जैसे कि उत्तराखंड में ये एक टाइगर कॉरिडोर हो गया, कॉर्बेट नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, इन दोनों को कनेक्ट करके बनाया गया। तो ये आपका समझ लीजिए 2 स्टेट तक आ रहे, कई कई बार 3 स्टेट आते हैं मिला के कॉरिडोर बनाए, इसीलिए कॉरिडोर बड़ा लार्जर टर्म है, उसके अंदर टाइगर रिजर्व आ जाता है। ठीक है, जैसे रणथंभौर, कूनो, माधव 3 मिला दिए, तो ये क्या हुए, एमपी राजस्थान तक फैला हुआ है। तो इस तरह से टाइगर कॉरिडोर इतने बड़े बड़े होते हैं। अब हमने बहुत बातें कर ली, टाइगर कॉरिडोर, टाइगर रिजर्व बहुत क्लियर हो गया होगा जिसको कभी भी नहीं क्लियर होगा। अब ये जान लीजिए फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे, डेफिनेशन देख ली, फॉरेस्ट्री रिपोर्ट के तहत इंपॉर्टेंट चीज़ देख ली कि क्या फर्स्ट टाइम हुआ। अब देखिए क्लासिफिकेशन इसका, पहले तो हम ये देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो एडमिनिस्टर कैसे किया जाना है, क्या गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करेगी, क्या कम्युनिटी एडमिनिस्टर करेगी, क्या मतलब ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। तो जैसे रिजर्व, प्रोटेक्टेड, अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये तीनों का हम लोग पहले ही इससे पहले वाले डिस्कशन में डिस्कस कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, तो इसको दोबारा रिपीटेडली डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ओनरशिप में जैसे मैंने बताया तो स्टेट ओन करेगा, कम्युनिटी ओन करेगी, प्राइवेटली ओन होगा, ये सारी चीज़ें। तो स्टेट में आप 2 फैक्ट बस जान लीजिए कि जो इंडिया का जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है, TFA है, उसका 94% एरिया स्टेट ही ओन्ड है। और स्टेट ओन का मतलब चाहे गवर्नमेंट, स्टेट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट इसलिए मतलब कि एक राज्य की परिभाषा पॉलिटिकल साइंस में देखेंगे तो राज्य, आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, कोई भी बुक पढ़िए पॉलिटिकल, उसमें आपको बताया जाएगा स्टेट क्या होता है, व्हाट इज स्टेट। तो स्टेट की पूरी डेफिनेशन है। स्टेट का मतलब ये नहीं कि हमारा सिर्फ राज्य, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एज ए राज्य देखा गया। तो स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सब के तहत जो कुछ भी आता है। तो ठीक है, आप सोचेंगे मैं इतना डिटेल में माइन्यूटली, भाई बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइमर होते हैं, बेचारे घबराए रहते हैं, नई तैयारी करने जाते हैं, उनको ज़ीरो कुछ भी नहीं पता, तो क्या उनको हक नहीं है वो कहीं और से पढ़ के आए तब मेरे लेक्चर को देखे, पहले मेरे लेक्चर को देखे फिर NCERT या कोई भी बड़ी बुक पढ़े, तो उनको सब चीज़ें समझना आसान हो, इसलिए इतना डिटेल में मैं बताता हूँ। और जो लोग पहले से जानते हैं वो थोड़ा सा बढ़ा के देख ले, या उनका भी रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। जी ये देखिए अगला आया आपका कमर्शियल फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट ओन किए जाते हैं और एडमिनिस्टर किए जाते हैं लोकल बॉडीज़ के द्वारा, लोकल बॉडीज़ वाला जो है वो कमर्शियल में आ गया। देखिए ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, नॉर्मली आपने नहीं पढ़ा होगा तो कोई सही नहीं कर सकता यार, कमर्शियल कुछ बिजनेस टाइप की एक्टिविटी लग रही है, और बिजनेस में लोकल बॉडीज़, तो लोकल बॉडीज़ में कौन कौन आते हैं आप सभी को पता है, नगर निगम, ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये सारी बॉडीज़ आती हैं। इनके द्वारा जो ओन और एडमिनिस्टर किया जाता है वही हमारा कमर्शियल फॉरेस्ट कहलाता है। और टोटल फॉरेस्ट एरिया का लगभग 5% फॉरेस्ट कवर कमर्शियल फॉरेस्ट के तहत आता है। फिर प्राइवेट फॉरेस्ट आप सभी जानते हैं, प्राइवेट ओनरशिप है, लेस देन 1% पूरे देश में है, मतलब 94, उसके बाद 6 में 5 और 1। ठीक है, अब प्रोफेशनलिज्म, व्यावसायिकता के आधार पर,
तो व्यवसाय जहाँ कर सकते हैं, जहाँ नहीं कर सकते हैं भैया, जहाँ जो रीचेबल होगा वहाँ व्यवसाय कर सकते हैं, जो नॉट रीचेबल होगा वहाँ कैसे व्यवसाय करोगे, पहुँच ही नहीं पा रहे हो। तो मर्केंटेबल और नॉन मर्केंटेबल, ठीक है फ्रेंड। देखिए फॉरेस्ट जो कि ईजिली अवेलेबल हो, ठीक है, वो आपके मर्केंटेबल, जैसे 82% टोटल फॉरेस्ट कवर का आपका आ गया, ठीक है। और नॉन मर्केंटेबल में जैसे हाई माउंटेन फॉरेस्ट हो गए, अनरीचेबल हो गए, और जो देश का 18% टोटल फॉरेस्ट कवर है वो आपका नॉन मार्केटेबल में है। इसमें ज़्यादा कुछ डिफाइन करने के लिए है नहीं। टेक्सचर की बात करेंगे बनावट के आधार पे, तो दो तरह की बनावट वाले मिल जाएंगे, एक कॉनीफेरस फॉरेस्ट मिलेंगे, दूसरे ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट मिलेंगे। कॉनीफेरस हमेशा ठंडी, टेम्परेट, हाई एल्टीट्यूड, आपने पढ़ा ही होगा ज्योग्राफी में। तो टेम्परेट फॉरेस्ट हो गए हाई एल्टीट्यूड वाले। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये भारत में दो जगह स्पेशली पाए जाते हैं। हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत के तो इसी से क्वेश्चन आएंगे, इसी पे फोकस करना हमें ज़रूरी है। अभी हम ज्योग्राफी में जब इसे पढ़ते तो ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे पढ़ते, ठीक है। ज्योग्राफी में वर्ल्ड लेवल पे पढ़ेंगे और यहाँ पे भारत के लेवल पे। तो भारत में जो ईस्ट सेंट्रल हिमालयाज़ है उसके मिडिल और अपर रीचेज में, और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है खास करके जैसे अरुणाचल प्रदेश वगैरह, वहाँ पे कॉनीफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं आपको। जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसका 6.5% होते हैं। जब हम लोग ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट की बात करते हैं तो चौड़ी पत्ती वाले ये हो गए आपके, जो हमारे जो मॉनसून फॉरेस्ट है ना, उसमें ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो मॉनसून फॉरेस्ट हैं वो हो गए। दूसरा ये तीनों जगह पाए जाते हैं, चाहे प्लेटू ले लो, प्लेन ले लो, चाहे माउंटेन ले लो, हर रीजन में पाए जाते हैं। और देश में 94% हमारे देश में ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट ही हैं। भाई टेम्परेट जोन तो बहुत कम है ना देश का हमारे, आप सभी जानते हैं। थोड़ा बहुत आपको टेम्परेट जोन आपको लद्दाख से लेके ऊपर सिक्किम बेल्ट और थोड़ा सा नॉर्दर्न क्या नाम है आपके वेस्ट बंगाल हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सब में मिलता है। बाकी तो सब ज़्यादातर भाई ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में ही आता है। अब देखिए रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कैसे डिक्लेरेशन होता है इनका, क्या क्या प्रोविज़न है, किन सेक्शन के तहत बात की गई, इन जनरल नहीं पढ़ना होता है ये। मैं आपको बता दूं इन जनरल यूपीएससी स्टेट पीएससी एग्ज़ाम में इनसे नहीं आता है, लेकिन चूँकि हम सारे एग्ज़ाम को कवर कर रहे हैं तो जो यूपीएससी स्टेट पीएससी वाले हैं वो चाहे तो यहाँ से अब जा सकते हैं, एक दो पॉइंट देख ले, ऐसा नहीं। 8 पॉइंट मैंने दिए हैं, 8 में से एक दो पॉइंट उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन वन दरोगा, फॉरेस्टर, गार्ड, फॉरेस्टर से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम इंडिया में होते हैं उन सब के लिए ये प्रोविज़न इंपॉर्टेंट है कि किस किस सेक्शन के तहत कई बार डिक्लेयर, सारे सेक्शन नहीं आते लेकिन इंपॉर्टेंट प्रोविज़न। तो जैसे रिजर्व फॉरेस्ट जो है फ्रेंड वो प्रोटेक्टेड होता है काफ़ी हद तक। और पहली बार इस वर्ड का यूज़ किसने किया था, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी वाले आप भी जान लो, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एचपीएससी, एचसीएस, हरियाणा पीसीएस, सारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत सबसे पहली बार रिजर्व फॉरेस्ट का यूज़ किया गया था। इंडिया का पहला रिजर्व फॉरेस्ट सतपुरा नेशनल पार्क जो कि एमपी में है, उसको डिक्लेयर किया गया था। और इसमें क्या है, हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दी जाती है। किसी भी तरह की इलीगल पोचिंग, जानवरों को मारना, हंटिंग, ये सब वाइल्ड लाइफ को इनको प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। गवर्नमेंट की कंप्लीट ओनरशिप होती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है रिजर्व फॉरेस्ट पे। और कोई भी इस फॉरेस्ट वेल को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता इन फॉरेस्ट से, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब जैसा कि हमने रिजर्व फॉरेस्ट की बात की, पहला रिजर्व फॉरेस्ट आपको बताया ही है कि सतपुरा नेशनल पार्क एमपी में। एमपी में कहाँ, एरिया भी याद, डिस्ट्रिक्ट भी याद कर लीजिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पहला है तो पता होना चाहिए होशंगाबाद कितने एरिया में है ये भी जान लीजिए। 524 स्क्वायर किलोमीटर, कब इस्टेब्लिश हुआ, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। छोटे मोटे एग्जाम में ऐसे ही पूछा जा सकता है। 1981, यूपीएससी भी आजकल इस तरह के फैक्ट पूछने लगी है कि पहला रिजर्व फॉरेस्ट जो है 1981 में डिक्लेयर किया गया था।
इंडिया, तो ये चीज़ के लिए, ठीक है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की जब हम लोग सेकेंड कैटेगरी की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा लोअर कैटेगरी रिजर्व फॉरेस्ट से, तो इसमें अलाउ होता है, पहली बात तो हमने आपको पहले ही बताया था कि टिम्बर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, हंटिंग कर सकते हैं, एनिमल ग्रेजिंग कर सकते हैं, और भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, वो भी परमानेंट बेसिस पे, स्थायी बेसिस पे, कोई ऐसा नहीं कि कुछ टेम्प्रेरी। लेकिन वही हमने कहा ना, सब कुछ सस्टेनेबल होना चाहिए। गवर्नमेंट की केयर में है, गवर्नमेंट उसकी केयर करेगी, अगर देखेगी कि कोई सीरियस इंजरी हो रही है तो रोक देगी। अगर कोई किसी चीज़ का एक्सटेंशन हो रहा है मान लीजिए, या कगार पे एक्सटेंशन की, तो गवर्नमेंट रोक सकती है, अदरवाइज आप कर सकते हैं। लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट में तो भी अलाउड नहीं है, ठीक है। और जबकि रिजर्व फॉरेस्ट में देखा जाए तो इन सब के लिए परमिशन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में जनरली परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही अलाउड होता है, लेकिन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उसकी देखभाल करती है। अब देखिए इसमें आगे जो अब चाहे तो यूपीएससी यूपीपीएसएस वाले जा सकते हैं, फॉरेस्टर वाले देख ले 3-4 पॉइंट, उनके लिए इम्पोर्टेंट है इससे रिलेटेड, फॉरेस्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड। जैसे कि नवंबर 2020 में इंडिया के 906 प्रोटेक्टेड एरियाज थे, जो कि 1,65,283 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए, जो इंडिया का जो टोटल सरफेस एरिया उसका 5.2% में, ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट जब सेटअप करना होता है तो क्या क्या प्रोसेस होता है, तो फ्रेंड एक लंबा प्रोसेस होता है। जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 है ना, जो कॉलोनियल लीगेसी वाला, उसके सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 20 तक के तहत ये गुजरता है। और जब किसी फॉरेस्ट लैंड को नोटिफाई करना होता है, या कह दीजिए कि एक स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन देनी होती है गवर्नमेंट को, तो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला ये याद रखना है फॉरेस्टर वाले आप लोगों को, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के सेक्शन 29 के तहत इसको शेड्यूल कर दिया जाता है। उसमें मतलब लिख दिया जाता है कि भैया ये फला फला एरिया का फॉरेस्ट एरिया अब शेड्यूल 29 के तहत आ रहा है, ठीक है। उससे पहले वो उसमें नोटिफाई नहीं होता जब तक। अब देखिए, अब उनकी बात करेंगे जो अनलिमिटेड, कुछ असीमित भी तो रिजर्व फॉरेस्ट होंगे, कहीं किसी की सीमा ही फाइनल तक नहीं निर्धारित की सरकार ने, तो उनको ऑरेंज एरिया कहते हैं। भाई क्लियर ही नहीं है, ये नारंगी क्षेत्र पता नहीं कहाँ तक जा रहा है। तो इस एक्शन, इन एरियाज़ को नोटिफाई करने के लिए जो एक्शन लिए जाते हैं, वो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के सेक्शन 4 के तहत प्रचलित है, उसके तहत चलता चला आ रहा है, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए, रिजर्व फॉरेस्ट में चूंकि इंडिविजुअल और कम्युनिटी राइट्स को रेगुलेट किया है सरकार ने, निर्धारित किया है, न ये करना ये नहीं करना, ये करना ये नहीं करना, लेकिन ये चीज, और ना ही रिजर्व फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी में रखा गया। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इज डिफरेंट कैटेगरी। जैसे आपसे कहते हैं क्या रिजर्व फॉरेस्ट एक इज अ कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नो। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट अलग है, रिजर्व फॉरेस्ट अलग है। आपको पता ही है कि उसमें बहुत कुछ अलाउड है, सब कुछ अलाउड है ऑलमोस्ट, और इसमें ऑलमोस्ट कुछ भी अलाउड नहीं है मोरल। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट और अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की जो बात करेंगे, जो कि ना रिजर्व्ड है ना प्रोटेक्टेड है, इस तरह के फॉरेस्ट जो हैं एकदम, चाहे यूज़ करो, चाहे संरक्षण करो, चाहे मैनेजमेंट करो, चाहे कंजम्पशन करो, सब कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा अलाउड है। और रिजर्व फॉरेस्ट जो प्रोटेक्टेड होते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, वो आपको देखने को मिलेगा कि बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनके तहत होते हैं। फ्रेंड, आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन। आपको बहुत कुछ, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिए, और सारे नीडी लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचाए। थैंक यू वेरी मच।